चाहेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है भारत के अंदर? कोई नहीं है सर बोलने वाला। तो मुझे लगता है अगर क्लीन चिट मिली है तो किसी न किसी वजह से मिली होगी। और सर पॉलिटिकली एक दूसरे को बदनाम करने की वैसे भी स्थिति राजस्थान भारत में चलती आई है, तो वो तो एक मुद्दा रहता ही है। पर मुझे लगता है सर अगर आप वक्ता अच्छे हो, आप एक युवा कैंडिडेट हो सर, आप भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से आए हो, तो सर आप नॉलेजेबल तो हो ही हो, बस अपने आप का प्रूव करना ज़रूरी है सर। आंध्रा पॉलिटिक्स के बारे में like actually we recently just few days back we had elections and it's some alliance of BJP, TDP and JSP party against YCP party. So there is like big and tough competition, so everyone are hoping for good government. Like we cannot judge right any government based on their ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन वाला स्कीम का भी चलता रहता है, तो इसलिए बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा। एक सरकार आती है तो दूसरे का इशू, दूसरा का काम रोकती है, दूसरी आती है तो पहले का काम रोकती है। तो स्टेबलाइजेशन चाहिए सर राजस्थान में भी थोड़ा। रोज़गार का मुद्दा ना देखिए केवल इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे अब हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात चल रही है, तो अब ये एक ट्रांजिशन फेज़ में जॉब्स जाएंगी और जॉब्स नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तो उस ट्रांजिशन फेज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। नहीं, कोई चांस नहीं है क्योंकि कन्हैया कुमार का ऐसा है कि वो बहुत अच्छे ओरेटर है, मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल इंसान है। मनोज तिवारी अपने आप में अच्छे नेता बोल सकते हैं, पर इंटेलेक्चुअली उस लेवल पे तो उनके आसपास भी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि वो JNU से पढ़े हैं, वो रिंकिया के पापा वाले तो वही है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग। करोल बाग न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में आता है। इस बार यहाँ के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी और गठबंधन कांग्रेस के सोमनाथ भारती, और एक और हैं बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज एक अच्छा खासा नाम आप जानते होंगे, सुषमा स्वराज की जो है बेटी हैं। इस बार वो जो है इस लोकसभा से जो है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, एनडीए गठबंधन से वो लड़ रहे हैं चुनाव। आइए इसी सब सिलसिले में हम बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं करोल बाग के एजुकेशनल क्षेत्र में, जिसको IAS हब बोला जाता है। यहाँ पे सब UPSC के स्टूडेंट रहते हैं, आप देख सकते हैं सारी तरफ कोचिंगें हैं यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं आज एक बुद्धिजीवी वर्ग से, क्या कहता है इस बार एक बुद्धिजीवी वर्ग, दिल्ली के 7 सीट का समीकरण क्या कहता है, इस बार करोल बाग की जो है सीट किसके खाते में जा रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम मौजूद हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। आइए बात करते हैं, एक एक करके लोगों से बात करते हैं। तो आंध्रा में जैसे आप देख रहे हो इस बार जो है क्या लगता है, इस बार एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ NDA चुनाव लड़ रही है, हाँ, तो क्या लगता है इस बार क्या समीकरण वहाँ पे, कुछ बताना चाहेंगे आप? like आंध्रा पॉलिटिक्स के बारे में like actually we recently just few days back we had elections and it's some alliance of BJP, TDP and JSP party against YCP party. So there is like big and tough competition, so everyone are hoping for good government. Like we cannot judge right any government based on their बीजेपी का कुछ माहौल है, बीजेपी का क्या स्थिति है वहाँ पे आंध्रा में? like BJP is with the alliance. Actually BJP is compared Alliance to, में। compared to North India, BJP has some less support in South India, so it's with alliance in Andhra Pradesh. So it's tied up with the TDP and JSP party. विच पार्टी इज द, मतलब आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? Like every party, like we cannot judge like that based on their policies. Some party have some good policies and some party like their policies are in good in some, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कुछ बताइए। like मोदी जी का पॉलिसीज तो like या मुझे अच्छा लगा है, like इसका पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, like हाउसिंग स्कीम्स एंड पेंशन स्कीम्स एंड एवरीथिंग, सो आई लाइक इट। एंड आल्सो लाइक इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन और बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र दिया, क्या कहना चाहेंगे, किसके संकल्प पत्र में जो है आपको ज़्यादा अच्छा लगा? like जिस I'm प्रकार not से that much aware of that BJP schemes and everything. Like we recently came to Delhi. देखिए ये आंध्रा के थे, इनसे थोड़ी सी भाषा प्रॉब्लम, इनकी जो है इंग्लिश अच्छी है, हमारी हिंदी अच्छी है, यही थोड़ा वेरिएशन था। हमने बात करने की कोशिश की। आइए और लोग से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमन सारण है, मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ये नमन सारण जी हैं आप? रोहन खुड़ीवाल, राजस्थान, जोधपुर। दोनों लोग राजस्थान से ही हैं। अच्छा, अभी आपके यहाँ राजस्थान में गहलोत सरकार जो है गई, अब बीजेपी आई है, कैसा शासन दोनों में कंपेयर करेंगे तो अभी क्या कुछ काम वगैरह हो रहा है? सर अभी कहना कुछ लाजमी नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने हुए सरकार को आए, अभी देखते थोड़ा टाइम और देते सरकार को, फिर पता चलेगा। वैसे भी हमारे यहाँ तो वैसे भी हर बार बदलाव होता रहता है, हर 5-5 साल से, तो कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता है। एक सरकार पॉलिसी लाती है तो दूसरी उस सरकार को पॉलिसी हटाने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा है कि ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन वाला स्कीम का भी चलता रहता है,
तो इसलिए बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा। एक सरकार आती है तो दूसरे का इशू, दूसरा का काम रोकती है, दूसरी आती है तो पहले का काम रोकती है। तो स्टेबलाइजेशन चाहिए सर राजस्थान में भी थोड़ा। आपका क्या कहना है? मुझे भी सेम ओपिनियन है मेरा भी कि मतलब कोई भी स्कीम, जैसे गवर्नमेंट स्कीम कांग्रेस लेकर आई थी, गैग इकोनॉमी पे लेकर आई थी, जो बहुत अच्छी स्कीम थी मुझे लगता है। पर जैसे अब बीजेपी आई है तो वो सबसे पहले वही गैग इकोनॉमी वाली स्कीम हटाएगी, जो मतलब ये जोमेटो और इन वर्कर्स के लिए लेकर आई थी। तो ये गिग इकोनॉमी के से हाँ जुड़े हाँ गिग इकोनॉमी के लिए, हाँ गिग इकोनॉमी के लिए। तो मतलब वही है कि कोई भी स्कीम अच्छी भी हो बुरी भी हो, पर उनको नाम तो अच्छा, चेंज। हम बात करना चाहेंगे आप लोग से गिग इकोनॉमिक पे। क्या ये देश के लिए मतलब क्या ये एक जो है विकास में कितना योगदान दे सकता है गिग इकोनॉमी? नहीं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट वही है, उसको फॉर्मलाइज करना ज़रूरी है कि उनको एक सिक्योरिटी देना ज़रूरी है कि मंथली कोई उनको कोई भी मतलब मिनिमम वेजेस, अच्छा, हाँ। सुरक्षा देना, मिनिमम, हाँ सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, पर बाकी तो हम जैसे बताना चाहेंगे आपको गिग, एक नया कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी। जैसे आप देखते होंगे जो जोमेटो में कार्यरत है हमारे देश के लोग, जितने भी मतलब स्टार्टअप्स में, इनको जो है जो ये इकोनॉमी जो सहयोग करते हैं तो गिग इकोनॉमी बोलते हैं। सही बताया ना? बराबर। हाँ जी, से आपने सही बताया। अच्छा, ये बताइए, अभी आप जानते हैं इस समय उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार इस बार जो है यहाँ से जो उनका टिकट मिला है और एक अच्छे वक्ता है और जेएनयू के प्रोडक्ट रहे हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट है। और आपके यहाँ के उन जो है सचिन पायलट जी जो है उनके जो है से प्रभारी बनाए गए। क्या लगता है जो है जिसे उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है भारत के अंदर? कोई नहीं है सर बोलने वाला। तो मुझे लगता है अगर क्लीन चिट मिली है तो किसी न किसी वजह से मिली होगी। और सर पॉलिटिकली एक दूसरे को बदनाम करने की वैसे भी स्थिति राजस्थान भारत में चलती आई है, तो वो तो एक मुद्दा रहता ही है। पर मुझे लगता है सर अगर आप वक्ता अच्छे हो, आप एक युवा कैंडिडेट हो, सर आप भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से आए हो, तो सर आप नॉलेजेबल तो हो ही हो, बस अपने आप का प्रूव करना ज़रूरी है सर। अब मुझे लगता है नए लोगों को ऊपर आने की ज़रूरत है अब, और थोड़े एजुकेटेड लोगों को वोट देने की ज़रूरत है, तो अगर देश में बदलाव चाहिए तो सर। अच्छा, आज जो है उन्होंने खुला जो है ऑफ़र किया जो है मनोज तिवारी को, कन्हैया जी ने, कि गोकुलपुरी में कल मिलिए आप, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। क्या लगता है मनोज कुमारी कन्हैया कुमार का टिक पाएंगे? नहीं, कोई चांस नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार का ऐसा है कि वो बहुत अच्छे ओरेटर है, मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल इंसान है। मनोज तिवारी अपने आप में अच्छे नेता बोल सकते हैं, पर इंटेलेक्चुअली उस लेवल पे तो उनके आसपास भी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि वो जेएनयू से पढ़े हैं, वो रिंकिया के पापा वाले तो ये है। जो आप बात बोल रहे हैं सर, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। इंग्लैंड के अंदर इसको शैडो कैबिनेट भी बोलते हैं, और मुझे लगता है ये होना चाहिए। अगर दो कैंडिडेट है, दोनों आमने सामने आके बात करें, अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी है वो, जबकि डेमोक्रेटिक है, अपन भी डेमोक्रेटिक है, तो मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी आना चाहिए कि अगर एक दूसरे का एक शैडो बनाओ, आपस में एक दूसरे से बात करो, अपने अपने मुद्दे रखो, तो एक क्लैरिटी मिलती है लोगों को। आप एक दूसरे को बोलने का मौका भी देते हो, एक दूसरे को समझने का मौका भी देते हो, और मुझे लगता है किसी से कुछ सीख लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा उसमें। अच्छा, जैसे मोदी जी जब 2014 में इनकी सरकार बनी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे जो है काफ़ी इन्होंने जोर दिया। आज कहाँ तक पहुँची है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया? आज जैसे आप एक बौद्धिक वर्ग से बात कर रहा हूँ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया? सर बहुत अच्छी चीज़ है, भारत का बहुत उसका मतलब कि इम्प्लीमेंट हो पाया? सर एक आप कोई भी देश में खुद के देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और मेक इन इंडिया करने में सर 5-7 साल से आप नहीं उसको एवेल्यूएट कर सकते सर। आपको कैलकुलेट करने के लिए करीबन 2 डेकेड चाहिए होता है मिनिमम, आप कोई भी इकोनॉमी को ट्रांजिशन में आने के लिए। अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है सर, पर मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ई वेस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ साथ जो एमएसएमईज़ को सर जो बढ़ोतरी मिली, जो एमएसएमईज़ के लिए जो स्कीम्स आई है, सब्सिडीज़ आई है, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा भारत की डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री होने में। 10 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई विशेष जो है कुछ मतलब उससे बहुत ज़्यादा लाभ दिख रहा है। आप इस पर क्या कहें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे सर। आप देखोगे तो सर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी करंटली, 3rd लार्जेस्ट की तरह अग्रसर कर रहे हैं। बोल रहे 2028 तक बन जाएंगे, उम्मीद करते हैं बन जाए, जल्दी बने। 2022 तक मोदी ने टारगेट किया था। आप क्या कहेंगे सर मेकिंग इंडिया और मेड इन इंडिया? नहीं सर, बहुत अच्छी स्कीम है। मेरे को लगता है बीजेपी की सबसे अच्छी, अगर कोई एनडीए गवर्नमेंट की बोल सकते हैं स्कीम। क्या इम्प्लीमेंट हो पाया 10 सालों में जिस प्रकार से होना चाहिए? मतलब एमएसएमई सेक्टर्स को मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प मिली है उससे, पर जितना मतलब क्लेम करते हैं उतना तो नहीं हो पाया है।
बाकी मेरे को लगता है बड़ी बिजनेसेस को फिर भी ज़्यादा फ़ायदा मिला है, जो अगर देखा जाए जो कैपिटलिस्ट जो माइंडसेट है उनका बीजेपी का, वो उनको बड़े बिजनेसेस को ज़्यादा वो किया है, उन्होंने केटर किया है। बाकी एमएसएमईज़ के लिए अच्छा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं था मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेक इन इंडिया जो इम्प्लीमेंट नेशनल पॉलिसी करके कुछ आया था, मनमोहन सिंह ने शायद 2007 या 8 में वो चीज़ कर दी थी, ऑन पेपर था, पर इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है, तो मेरे को लगता है उसके लिए इनको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, हम अगले सवाल पे आना चाहते हैं। क्या लगता है 10 साल जो है आपने मनमोहन सिंह के देखे और 10 साल आपने मोदी जी के देखे, अगर कंपेयर किया जाए किसका जो है शासन आपको बेस्ट लगा विथ इकोनॉमिकल ग्रोथ के हिसाब से? सर एक्चुअली उस टाइम पे मैं इतना मतलब इंटेलेक्चुअली साउंड तो नहीं था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा बढ़ गया है। रेडिकलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, वो चीज़ मुझे अभी ज़्यादा देखने को मिलती है 2014 के बाद या जो भी है। उससे पहले मुझे लगता है कि स्कैम्स होते थे, पर जो ये एक रेडिकलाइजेशन था वो इतना नहीं था। तो वो चीज़ मुझे लगता है अभी वाली सरकार में मिसिंग है कि मतलब वो हारमोनी नहीं ला पा रही। अच्छा, कई नेताओं के जो है बयान आए कि हमको 400 पार क्यों चाहिए, कई उसमें अतिशयोक्तियाँ भी आई, कई लोग बोले कि 400 पार संविधान बदलने चाहिए, काफ़ी हवा उड़ी इस बात की। इस बात में कितना दम है, आपको क्या लगता है? सर वो 400 पार इसीलिए बोलते हैं ताकि सर वो एक स्ट्रांग, अगर आपके पास सरकार रहेगी तो आप कोई भी काम करने के लिए आपको है ना हर बार दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आप खुद की आपकी एनडीए की सरकार है, 400 प्लस सीटें, आप राज्यसभा लोकसभा दोनों में आपकी मेजोरिटी बनेगी, आप बिल कोई भी पास करवा सकते हैं। पर वो एक स्ट्रांग सेंटर का सर स्ट्रांग सेंटर दिखाता है और कुछ नहीं। और उनकी पॉलिसीज़ जो भी है वो जिस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ रेगुलेट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, वैसे कर सकते हैं। यही रीज़न है सर। काफ़ी सर टिप्पणी आई कि कोई बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। सर जो हुआ नहीं उसके ऊपर वो बोल नहीं सकते अपन, पर जो माइंडसेट है वो यही बताता है कि सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सर जितनी स्ट्रांग सरकार होगी उतना ईजिली काम होगा सर। अच्छा, अभी आपने देखा जो है जिस प्रकार से चुनावी डाटा हमेशा जो है 24 घंटे के अंदर जो है चुनाव आयोग जो है डाटा जो है सार्वजनिक कर देती थी, क्योंकि 5 बजे तक का डाटा आ जाता है बूथ से। उसके बाद जो 1 घंटे का जो डाटा आता है उसमें काफ़ी जो है वो देखा गया, डिस्क्रिमिनेशन देखा गया, जो है बढ़ोतरी देखी गई एक प्रकार से। और इस समय रिट भी दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके नॉलेज में? सर अभी सुप्रीम कोर्ट का जवाब आने दो, उसी पे बात करते सर। मुझे इतना पता है कि 5-5 घंटे डिले हो रहा है सर, 5-5 घंटे डिले हो रहा है। हाँ, डिले हो रहा है। पर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिटी मांगी है और बोला है जल्दी जल्दी करो। अब इसे इसके ऊपर कुछ बोला नहीं फॉर्मली, तो सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अच्छा, अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन आप लोग से युवाओं पे बात कर लेते हैं। इस बार युवा किन मुद्दों पर जो है 2024 पर वोट कर रहा है? पहला मुद्दा तो मुझे लगता है जो होना चाहिए वो तो है एम्प्लॉयमेंट सबसे मेरे को लगता है एक बेसिक नीड है जो फुलफिल होनी चाहिए। हर कोई भी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे नेसेसरी चीज़ है। और मुझे लगता है एमएसएमई सेक्टर पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को ऐसा लगता है कि नेबरहुड पॉलिसी को वापस थोड़ा एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि नेबर्स अगर देखें अगर इंटरनेशनल लेवल पे, तो नेबर्स के साथ अभी इंडिया की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है। आप लुक ईस्ट पॉलिसी या लुक वेस्ट पॉलिसीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, पर नेबर में अभी हॉस्टाइल सिचुएशंस है। आसपास के सारी कंट्रीज से इंडिया की कोई अच्छी नहीं बन रही है। अभी हाल ही में देखा आपने जैसे मालदीव्स के साथ जो चल रहा है। तो नेबरहुड पॉलिसी पे मेरे को लगता है इंटरनेशनल लेवल पे वो फोकस करना चाहिए। और तो आपका क्या कहना है, इस बार युवा किस मुद्दों पर वोट कर रहा है 2024 में? युवा के मुद्दे सर सिंपल है, इजी एक्सेस टू द एजुकेशन, इजी एक्सेस टू द जॉब, स्किल डेवलपमेंट और सर्विसेज मिलना, अफोर्डेबल प्राइस पे सर्विसेज मिलना। सिर्फ सर्विसेज नहीं मिलना सर, अफोर्डेबल प्राइस पे सर्विसेज मिलना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा सर मुझे लगता है कुछ मुद्दे सरकार गलत साइड लेके चली जाती है, कुछ मुद्दे पॉलिटिकली हो जाते हैं, रिलीजियस साइड मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए। ये टेररिज्म ठीक है, अच्छी बात है, टेररिज्म पे बोलना चाहिए, पर एक्सट्रीम केसेस पे नहीं चले जाना चाहिए। सर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए और डेवलपमेंट ही सबसे प्राइम रीज़न होना चाहिए वोट देने के लिए किसी के लिए भी। अच्छा, जब भी देखिए आप देख रहे होंगे लगातार मोदी जहाँ भी भाषण देते हैं कम्युनल हो जाते हैं। अगर कोई विकास में हम तो हमारा काम क्या है, टहलना, इसे घूमना, लोगों से बात करना। मैं बात करता रहता हूँ, पब्लिक रिव्यू लेता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ अगर जो भाजपा पक्ष वाले हमसे मिलते हैं उनके पास पहला काम कहेंगे क्या काम है, कहेंगे 370 हटाया, उसके बाद कहेंगे राम मंदिर बना। इससे देश के जनता को, देश के आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा हुआ है। ये बस वोट बैंक करने के लिए अच्छी चीज़ है। आप अच्छे पोस्टर्स लगा सकते हो इन चीज़ों के साथ में, पर इसके अलावा एक आम नागरिक को 370 से
कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। 370 बी हटी, ए नहीं हटा, जिसमें एक कॉमर्शियल मतलब कि कॉर्पोरेट जो है ज़मीन वहाँ खरीद सकता है, सच बात है। तुम पर मुझे फिर भी लगता है कि एक आम नागरिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। बस आपको बड़े होर्डिंग लगाने के लिए वो अच्छी चीज़ है कि 370 हमने हटा दिया है। और अभी जैसे शायद योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि ये ना अगली बार अगर पावर में आगे आ जाते हैं तो 30 दिन में शायद पीओके ले लेंगे, या ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा, वो सुनने में अच्छा लगता है, पर आम नागरिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ है। आपको क्या कहना है इस मुद्दे पे? किसके बारे में सर? 370 और हाँ, तो जब मैं विकास की बातें करते हैं लोग 370 और राम मंदिर पटक जाते हैं। सर मुझे लगता और है कुछ विकास नहीं हुआ देश में 10 सालों में। अपना देश सर सेकुलरिज्म है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। वी आर इंडियंस, हम भारत के लोग। सेकुलरिज्म क्या होता है सर? दो टाइप का सेकुलरिज्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है सर, आप सेकुलर आप लाओगे नहीं बीच में, वो स्टेट से अलग होता है। और एक सेकुलर होता है पॉजिटिव, जिसके अंदर आप स्टेट खुद है ना एक्टिव रोल प्ले करता है। इंडिया ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, एक्टिव रोल प्ले करता है। अपन काफ़ी सारे गुरुद्वारा टेम्पल्स वगैरह को भी कंट्रोल करती है सरकार, और काफ़ी जगह फंडिंग भी देती है, सब देती है। पर मुझे लगता है वो काम ठीक है, पर आप पूरा रिलीजियस डिराइव्ड हो जाना सर, वो गलत है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है आपकी अच्छी बात है, आपका विश्वास है, आप विश्वास है, लोगों का विश्वास, आप उसको केटर करो, अच्छी बात है। पर आप सिर्फ ये मत करो सर, डेवलपमेंट भी साथ बरोबर होना चाहिए। उसके लिए जो नुकसान हुआ सर, वो नुकसान भी देखना पड़ेगा। अब उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए सर 5 किलोमीटर वाइड रोड बनाई, उसके लिए सर काफ़ी लोगों का घर गया। उसके लिए सर उन्होंने कोई ढंग का प्रावधान नहीं रखा, उन लोगों की सुनवाई किसी ने नहीं की, उन लोगों को दबा दिया गया। अब उसका जवाब कौन देगा? मुझे लगता है रिलीजियस मुद्दा होना चाहिए, पर एक लिमिटेड हद होती है, हर एक किसी चीज़ की सीमा होती है। सीमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उस पर। कौन सा? मतलब सुप्रीम कोर्ट का नाम, मेरा कहने के सेंस है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, केस चल रहा था, केस पूरा हुआ, जनता की जो है मतलब कम्युनल जीत हुई, अपना मंदिर बना। इसमें इसको जो है राजनीतिकरण करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है आपने बनाया अच्छी बात है सर, इसके लिए वोट बैंक मत बनाओ सर। आप इसके लिए 5 शब्द होते हैं सर, एक तो पाकिस्तान, एक टेररिज्म, एक राम मंदिर, एक 370, ये 4-5 वर्ड्स के अलावा सर मुझे लगता है डेवलपमेंट, इकोनॉमी, पॉवर्टी, एजुकेशन, इक्वालिटी, इनके ऊपर बात करेंगे तो सर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा साउंड भी करेगा, और देश के विकास की बात होगी। और जो सर आप लाइन बोल रहे थे मुझे कि 10 साल पहले और 10 साल अब की सरकार में क्या फ़र्क है इकोनॉमिकली, मनमोहन सिंह जी की और इनकी सरकार में, तो मुझे लगता है सर पहले का टाइम और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। उस टाइम के हालात अलग थे, अब टाइम के हालात अलग है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मनमोहन जी की सरकार के अंदर भारत की PPP पर पर्सन नहीं, PPP पर पैरिटी, हाँ, परचेसिंग पावर पैरिटी 2013 के अंदर जब मनमोहन जी छोड़ के गए थे सरकार को, जब भारत तीसरे नंबर पे था दुनिया के, और आज भी भारत तीसरे नंबर पे दुनिया के, तो कहाँ डेवलपमेंट हुआ अगर इस तरीके से देखें तो? पर ओवरऑल देखें तो 5वें स्थान पर है, तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ तो लुएंसेस रहे हैं, उनको सही करने की ज़रूरत है अभी, और कुछ ना कुछ जो खामियां उनको देखने की ज़रूरत है ना। अच्छा, ये बताइए, इस समय जिस प्रकार से राहुल गांधी इतना एक्टिव मोड में देख रहे हैं, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने किया, क्या लगता है देश उनको, जिस प्रकार उनको लोग बीजेपी विपक्ष ने पप्पू घोषित कर दिया था, क्या अपने ऊपर वो दाग छुड़ा पाएँ? मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। मुझे लगता है कि अगर कोई आज भी उनको पप्पू बोल रहा है तो वो इंसान, मुझे लगता है वो खुद पप्पू होगा। क्योंकि मैं कोई राहुल गांधी का वो नहीं हूँ, कोई फ़ैन नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे अब उभर के आ रहे हैं नेता एक तरीके से, कि अब उन्होंने साबित कर दिया है 1-2 साल में। जिस हिसाब से अपन उनकी अगर स्पीच देखेंगे तो उनके मुद्दे बिल्कुल सिंपल थे, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें बोलनी चाहिए वो सारे मुद्दे उन्होंने बोले हैं। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोला है, पॉवर्टी के ऊपर बोला है, वीडियोज़ डालते रहते हैं, ट्रक ड्राइवर्स के साथ डालते हैं, टायर पंचर वाले के साथ डालते हैं, तो बंदा मतलब दिखा रहा है कि हाँ मैं डाउन टू अर्थ हूँ, और सरकार को एक्सपोज भी कर रहे हैं जिन चीज़ों पे करना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी के हिसाब से तो अच्छे नेता है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन सिर्फ हम ख़त्म करेंगे। जैसे आप लोग दोनों लोग राजस्थान से रहने वाले हैं, क्या लगता है इस बार राजस्थान को इंडिया गठबंधन वहाँ बढ़त मिलेगी या यथावत बनी रहेगी या घटेंगे? पिछले 10 साल से सर जीरो सीट है कांग्रेस की, 25 के 25 NDA की है। इस साल मुझे लग रहा है खाते खुलेंगे, 4 से 5 सीटें जाएंगी इंडिया को। आपका क्या कहना है इसमें? 6 से 7 सीट्स, 6 से 7। मेरा नाम रंजीत सिंह कौरव है जी। गौरव जी, बताइए, आज जो है सारे प्रचार प्रसार थम गए हैं, परसों यहाँ चुनाव होने हैं दिल्ली के 7 सीटों पर, छठे चरण में। क्या लगता है इस बार दिल्ली के बारे में कुछ पकड़ रखते हैं आप? हाँ जी, दिल्ली काफ़ी टाइम हो गया मैं रहते रहते। क्या लगता है इस बार 7 सीटों में कितनी सीटें जो है गठबंधन के पास जा रही हैं, कितनी सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं, NDA के पास आ रही हैं? मुझे सिर्फ एक सीट का लग रहा है, कन्हैया कुमार वाली सीट, वो गठबंधन ले सकती है, बाकी सारी सीट बीजेपी के पास ही आएंगी। सो
फैक्ट इज़ दैट कि वहाँ पे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो कन्हैया कुमार को ज़्यादा है, और पब्लिक क्या है कि कुछ चेंज तो चाहती है। मे बी लाइक देयर इज 50-50, सो कांट बी सेड कि वहाँ हो वो भी हार गए तो सात और फिर जो है बीजेपी के पास। ऑब्वियसली लाइक सी इफ़ इट इज़ अबाउट स्टेट में तो क्या है कि ठीक है रीजनल पार्टीज़ को मौका देते हैं। अगर जब बात इंडिया की आती है, नेशन की आती है, तो फिर बीजेपी अभी राइट चॉइस है पब्लिक के पास। क्या है नेशन, मतलब नेशन में ऐसा क्या काम किया उन्होंने, राष्ट्र में ऐसा क्या, मतलब कुछ काम बताइए, 5 काम 10 काम कुछ बताइए। सी देखिए, विल पावर होता है टू टेक डिसीजन। इसके पहले क्या था कि डिसीजन ले नहीं पाते थे और बहुत पुअर डिसीजन होते थे। अब जैसे राम मंदिर वाला है, जो सबकी सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा था, राम मंदिर बन गया, ठीक है, 370 हो गया, ठीक है, उज्ज्वला योजना हो गई, ठीक है, हर घर योजना हो गई। सो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स। और अभी कंस्ट्रक्शन कई जगह जाते हैं, बात करते हैं, लोग कहते हैं, मैं कई गांव में गया, यूपी में गया, लोग कहते हैं कि जो है घर मिला ही नहीं। जिसके पास घर है उसी घर मिल रहा है, शटिंग से, जुगाड़ से। इस पर क्या कहेंगे? क्या जो योजनाएं होती हैं वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रही, कहीं कुछ ब्रेक है, क्या लगता है? मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था कि लीकेज बहुत ज़्यादा था। अर्लियर लीकेज वाज 70 to 80%, लेकिन जब से डीबीटी आया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो उसके बाद लीकेज ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 2 to 5% रह गया है। बिकॉज अब लोकल लेवल पे कोई मैनेज कर ले तो बात अलग है। बाकी अभी स्कीम्स का लाभ लोग ले पा रहे हैं। हमारे गांव, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में लोग लाभ ले पा रहे हैं, इवन शहर में लोग रोजगार पे मोदी सरकार फेल रही या सही रही? रोजगार पर देखिए, ये अब एमपी से है, एमपी में 120 सीट आई थी पीसीएस की। जी, रोजगार का मुद्दा ना, देखिए केवल इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे अब हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात चल रही है, तो अब ये एक ट्रांजिशन फेज़ में जॉब्स जाएंगी और नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तो उस ट्रांजिशन फेज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। और इंडिया की एक प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन में नंबर 1 बन चुकी है, तो उस फैक्टर को आप काउंट करके चलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होना चाहिए। आप कंपेयर राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? सी गवर्नमेंट मशीनरी में आप लोड कितना डालेंगे? पद खाली हैं तो उनका एक बैकलॉग है, तो वो अपने प्रोसेस से कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दे सबको। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं, उनका अच्छा, ये बताइए, जब बीजेपी आती तभी जो है रोजगार की क्राइसिस आती है, देखा गया है, इसके पहले भी जब भी आई है, इस पर क्या कहें? आप डेटा उठाइए, डेटा देखें। आप इंडियन गवर्नमेंट का जो डेटा है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का, उनका डेटा उठाइए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें बहुत माइनर डिफरेंस आया है, सिर्फ माइनर डिफरेंस। पहले भी उतना ही था, अभी भी उससे थोड़ा इंक्रीज़ किया क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। और एक बात और करना चाहेंगे, जब भी हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर कहेंगे मोदी जी काम बताइए, उसमें 370 आ जाता है, राम मंदिर आ जाता है, हर घर आवास योजना आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, विफलता देखी जाए, मेक इंडिया, मेड इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, 20 करोड़ रोजगार, ये सब कहाँ गए मुद्दे? आदर्श ग्राम योजना, एक गांव जो है सांसद जो है वो लिए थे, गोद लिए थे, आज उन गांव लावारिस हो गए, इस पर क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली जब बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि अभी बिल्कुल परफेक्शन पे आ गई है, वहाँ भी उनका रिफॉर्म्स चल रहे हैं। 50 दिन मांगा था, 10 साल हो गए। ठीक है, हमेशा आप जब भी किसी गवर्नमेंट को एनालाइज करते हैं तो इट कैन नॉट बी एन आइडियल स्टेट। आप उनका देखते हैं कि कितना मेजर वर्क उन्होंने किया है, कितना आउटकम आया है, कितना नहीं आया है। आदर्श ग्राम योजना एक फेल्ड स्कीम है, ठीक है। स्मार्ट मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया इज रिवॉल्यूशनरी, मेड इन इंडिया। नहीं, ये काम कर रही है। आप देखिए 10 सालों में 2022 टारगेट रखे थे, लेकिन जिस प्रकार से काम करना चाहिए तो उस प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जो मुझे लगता है, मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ। आपको क्या लगता है? देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना इंक्रीज हुआ, आप देखिए इंडिया में, वर्ल्ड में स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया कितना राइज कर रहा है, आप देखिए। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो पहले अमेरिका में हुआ वो इंडिया में अब हो रहा है। तो हमें आज एआई की बात चल रही है ना, तो एआई में भी इंडिया स्टेप ले रहा है, हेड ले रहा है, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है। तो आपने सुना होगा कि 40-45% जो है IITians जो है उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। टॉप IIT कॉलेज मुंबई, दिल्ली, इसकी बात कर रहा हूँ। इस पर क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या है ये? रोजगार, अगर भारत एक IT हब माना जाता था, यहाँ से दूर दराज लोग जाते थे सेवा देने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं कुछ समस्या है? मैं समझ गया, इसका बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। IIT से अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स नॉट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स अबाउट कि प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। गॉट इट। अब देखिए, अब वहाँ पे हर साल मान लीजिए वहाँ पे एवरेज पैकेज था 30 लाख का, ठीक है। अब 30 लाख का पैकेज नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स इंक्रीज हो गए ना, तो स्टार्टअप्स वो आउटसोर्स वर्क हो रहा है, तो अब वहाँ पे उतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। हालांकि अब वहाँ पे अगर एक IITian अपने आप में एम्प्लॉयड है, अगर वो चाहे मार्केट में चाहे तो उसको ईजिली 10 to 15 लाख ईजिली मिल जाएगा। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? हम IIT से पढ़े तो 30 लाख, और IITs भी इंक्रीज हुए ना,
तो एक ट्रांजिशन फेज होता है, आप याद रखिए हमेशा, जब भी ट्रांजिशन फेज होता है, जब हम युवा होते हैं, जब हम जवान होते हैं, तो हमारा भी एक ट्रांजिशन फेज आता है थॉट प्रोसेस में। तो ये इंडिया अभी एक यंग इंडिया है, तो एक ट्रांजिशन फेज में इंडिया अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, तो आगे बेहतर ही होगा क्योंकि एक अच्छी लीडरशिप हमारे पास है। अच्छा ये बताइए, योगी जी मोदी जी लगातार कहते हैं पीओके ले लेंगे, ये ले लेंगे। घर में स्थिति ये है कि पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, युवा परेशान है। यूपी में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? एक आध इंसिडेंट होते हैं वो, एक आख स्टूडेंट पूरा एक तरफ से, यूपी पुलिस, पीसीएस, आरओ, आप भी अगर आपका भी बैकग्राउंड है इस पर। तो पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब तुरंत कार्रवाई हो रही है, तुरंत वो पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अब हर पब्लिक के दिमाग में तो मोदी जी बैठ सकते हैं ना, तो पब्लिक के बीच में ही हम ही लोग हैं, जो पब्लिक है वही लोग ये करप्शन कर रहे हैं या फिर पेपर लीक कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा जा रहा है, महंगाई है, कार्रवाई हो रही है। महंगाई है। महंगाई देखिए एक टाइम के बाद तो अब प्राइस इंक्रीज होती ही है हर चीज़ की। अब ये देखिए ना, पहले जो लोग अर्न करते थे उनका इनकम भी तो बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, इनकम बढ़ा है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, इस प्रकार से इनकम बढ़ा है। आप देखिए जो रोड साइड लोग लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ये लोग कितना कमाते हैं बताइए, कितना कमाते हैं बताइए? वो जाने। ये लोग एक अच्छे MBA ग्रेजुएट से ज़्यादा कमाते हैं। आप बिलीव करिए, ये पूरी इंडिया जानता है, मोदी जी जानता है, हर कोई जानता है कि ये रोड साइड स्टॉल्स जो लगाते हैं हमारे हॉकर्स भाई, उनको हम गरीब कहते हैं, लेकिन वो गरीब नहीं है, वो एक MBA ग्रेजुएट से ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों? चलिए, क्योंकि अच्छा। वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। चलिए एक बात, अब जैसे चुनाव चल रहा है तो क्या लगता है इस बार जो है कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही, कितनी सीटें जो है एनडीए की आ रही है? देखिए बीजेपी, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये कहता है कि बीजेपी 400 पार कर सकती है, नहीं करे तो 390 तो आराम से आ रहा है, 390 आराम से आ रहा है। पूछे क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रेटेजी है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं। इस बार तमिलनाडु, बंगाल, अगर पब्लिक सेंटीमेंट देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ ज़्यादा है इस समय। राहुल उनको देख सकते हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़े, जिस प्रकार उनसे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर पब्लिक सेंटीमेंट पे जाएंगे तो राहुल गांधी के साथ ज़्यादा इस बार पब्लिक सेंटीमेंट है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने थोड़ी गलती कर दी है। अगर सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ते, कांग्रेस अगर सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ती तो शायद ज़्यादा सीट आ जाती। गठबंधन से उनको नुकसान हमेशा हुआ है, हमेशा। लास्ट टाइम इनको गठबंधन से नुकसान हुआ था, सपा पार्टी से उन्होंने किया था, इस बार भी उनको नुकसान होगा। हालांकि राहुल गांधी उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जो जिस प्रकार जो है मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर हमला कराया था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये कोई फैक्ट नहीं है। देखिए कोई भी आवेश लगातार देखा गया उस जो दक्ष चौधरी, उनके मीटिंग में उनके साथ पाया गया। देखिए कोई साथ खड़ा हो, कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसे कैंडिडेट है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार इज अ गुड कैंडिडेट, ही स्पीक्स वेल एंड ही अंडरस्टैंड्स द पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक रिक्वायरमेंट समझते हैं वो। इस लगातार उनके ऊपर मनोज तिवारी प्रहार करते रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए वो चुनावी जुमले हैं, चुनावी बातें हैं, वो तो दोनों साइड से होती हैं, हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो वीकनेस है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ये तो पलटवार होते रहते हैं, इस पे मतलब इस पर कोई जाना नहीं चाहता। चलिए हम बात कर रहे हैं कौरव जी से, ये ग्वालियर रहने वाले हैं।